क्रैश डाइट होती क्या है वैसे? अच्छा, क्रैश डाइट ये होती है जिसमें आप बहुत ही कम कैलोरीज शॉर्ट टाइम के लिए या इवन लॉन्ग टाइम के लिए लेना शुरू कर देते हैं। जैसे 500 से 700 कैलोरीज लेना शुरू कर देना, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट लेट से 1500 कैलोरीज की है तो एक हेल्दी कैलोरी डेफिसिट 500 कैलोरीज का होता है, जिसमें से आइडियल ये है कि 250 कैलोरीज डाइट से आएँ और 250 आप एक्सरसाइज से बर्न करें, ये आइडियल है। लेकिन अगर आप एकदम 1000 कैलोरीज का डेफिसिट ले आएंगे, यानी जो आपका रिक्वायर्ड डेफिसिट है आपने उसको डबल कर दिया, चाहे वो आप एक्सरसाइज से लेकर आ रहे हैं चाहे वो आप क्रैश डाइट से लेकर आ रहे हैं, उसको फिर जिसमें आप बहुत ही कम कैलोरीज पे चले जाते हैं उसको हम क्रैश डाइट प्लान कहते हैं। फिर ठीक है जी, रिकमेंड करती हैं आप लोगों को? अच्छा, इट डिपेंड्स है ना, हर एक की ना सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा देती हूँ, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को तो वो अब याद हो गई होगी। मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक 65 इयर्स की खातून थी और दोनों किडनीज फेल हुई थी। उनका किडनी ट्रांसप्लांट 1 महीने के अंदर अंदर था और डॉक्टर ने कहा वेट लॉस करके आओ, और पेशेंट ने अपने 3-4 महीने ज़ाया कर दिए ये सोच के कि मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी। अब हम जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की, हम नाम नहीं लेंगे किस इंस्टीट्यूट से होना था, वहाँ पे बारी किडनी ट्रांसप्लांट किया ना कोई बहुत आसान काम नहीं है। बहुत फिर डोनर ढूंढना, टेस्ट कराना, सारा कुछ कराना। अब वो मेरे पास आई कि मुझे 15 किलो कम करना है 1 महीने में, और किडनीज फेल है यानी आप प्रोटीन भी ज़्यादा नहीं दे सकते, और मैंने 1 महीने में कराया था फिर 15 किलो, और वो हेल्दी तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम की रिक्वायरमेंट थी। अगर वो ना होता तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट हो सकते थे। इसी तरह हमारे पास ये केसेस आते हैं कि हमने IVF अपना बुक करा लिया है, हम बाहर से आए हुए थे, हमने 2-3 महीने तो आके ना अपने ज़ाया कर दिए हैं ये सोच के कि हम कर लेंगे। अब IVF की डेट भी सर पे, हमने वापस जाना है, हमारी लीव खत्म हो रही है सो एंड सो, तो हमें ज़रूरी है कि क्रैश डाइट प्लान, डॉक्टर कह रहे हैं जैसे मर्जी कम करके आओ, इतना वेट होगा तो हम IVF करेंगे वरना नहीं करेंगे IVF, हमारा पैसा छुट्टी सब ज़ाया होगी। उस केस में भी हम कुछ हद तक सख्त डाइट प्लान दे देते होते हैं, लेकिन एक होता है शौकिया क्रैश डाइट प्लान करना, जैसे कोई वजह नहीं। हाँ, शादी से पहले जैसे लड़कियां कर लेती हैं, बल्कि 0 साइज करके दुल्हन बनेंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे। एग्जैक्टली वो गलत है। मैं ब्राइड्स को हमेशा कहती हूँ कि कम से कम 8 मंथ्स अपने पास रखें जिसमें आपने हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है। उसकी वजह ये है कल को आपने कंसीव करना है, जब आपने कंसीव करना है अगर आप हेल्दी ही नहीं हो, इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, इस चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो फिर ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इसी तरह वैसे फीमेल्स वो कहती है कि हमें बस हम बच्चे पैदा कर लिया, अब एक दफ़ा क्रैश डाइट प्लान कराएं, हम एक दफ़ा अपने गोल पे आए, हम उसको अचीव किए रखेंगे, ऐसा नहीं होता है ना, ये मैं पहले बता दूं। ये भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं। आप क्रैश डाइट प्लान को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आम बंदे के लिए क्रैश डाइट प्लान से जो आपने वेट रिड्यूस किया है उसको मेंटेन करना, मैं कहती हूँ वो वापस जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग फिर बिंज करते हैं। जैसे ही खाने की इजाज़त मिलती है कि हाँ ठीक है अब आपने अपना गोल लेट से 52 अचीव कर लिया है, वो इतना खाते हैं क्योंकि रोटी की भी क्रेविंग है, चावल की भी क्रेविंग है, मीठे की भी क्रेविंग है, हर चीज़, और वो खा खा के महीने के अंदर 10 किलो अपना बढ़ा के आ जाते हैं। सो वो उधर हम कंडेम करते हैं, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि पेशेंट क्या मकसद क्या लेकर आया आपके पास, फिर हमने सेलेक्ट करना होता है कि क्या क्रैश डाइट प्लान कराना चाहिए या क्या हेल्दी तरीके से। लेकिन आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके माहिर ग़िज़ायात न्यूट्रिशनिस्ट सम टाइम कह रहे हैं कि हम ये खुद डिसाइड कर लेते हैं कि जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्रैश डाइट प्लान की तरफ जाने में। अब जैसे आपने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल भी यहाँ पे कोट कर दी, ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, बट वो देख के फ़लाँ बंदे ने, हमारे रिश्तेदार ने ये किया था तो ये कर लिया, एक दूसरे को देख के अगर आप ये कर लेंगे तो उसके फिर नताइज बहुत बुरे। मैंने बहुत सारे लोगों को कीटो डाइट करते देखा, और बाद में क्या हुआ, स्किन, बाल उतरना शुरू हो गए, बैक में पेन होना शुरू, और फिर वो वेट दोबारा से वापस भी आना शुरू हो गया। अच्छा, अब कीटो डाइट की अगर बात करें तो ये मैं अक्सर बताती हूँ कि ये एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, यानी मिर्गी के पेशेंट्स के लिए। अब लोगों ने देखा इससे वेट लॉस अच्छा हो रहा है तो हम सब ने कीटो डाइट करना शुरू कर दी। अब कीटो डाइट का ड्रॉबैक ये है कि एक तो उससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है, बहुत सारे पेशेंट्स फिर कंप्लेन लेकर आते हैं बिकॉज मटन बीफ भी ज़्यादा हर किसी को सूट नहीं करता। दूसरा, अगर आप कीटो डाइट में हल्की फुल्की चीटिंग करते रहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं ना, इधर से रोटी खा ली उधर से, अब आप कीटोसिस में भी नहीं है और आप नॉर्मल लाइफस्टाइल पे भी नहीं है, लेकिन आपने फैट बढ़ाया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल फौरन बढ़ना शुरू हो जाता है ऐसे पेशेंट का। एंड कीटो डाइट भी हर एक नहीं कर सकता। जैसे अभी आपने बात की डायबिटिक पेशेंट की, होता क्या है, डायबिटिक पेशेंट ने देखा आपका डाइट प्लान नेट से, उसने आपसे सुना और उसके बाद वो लिख के वो शुरू कर दिया, रातों रात शुगर लो होगी
اور ایک بات میں بتاتی چلوں، شوگر لو ہونے کے نقصانات زیادہ ہیں، شوگر ہائی ہونے کے نقصانات جو ہیں وہ ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں۔ رات کو اگر شوگر لو ہو جائے اور پیشنٹ کو پتہ نہ چلے تو پیشنٹ کو شدید اس کے سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ اینڈ کیٹو ڈائٹ کا بھی یہ مسئلہ ہے، ہم نے سنا کیٹو ڈائٹ کرنی ہے، اب ہم شوگر کی دوائی تو لے رہے ہیں نا، شوگر کی دوائی لے رہے ہیں لیکن کاربوہائیڈریٹس ہم نے روک دیے، فیٹ بڑھا دیا، پروٹین بڑھا دیا، رات کو شوگر لو ہو سکتی ہے۔ رات کو کیا، میں رات کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دن میں بھی لو ہو سکتی ہے، بٹ دن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے شوگر لو ہو رہی ہے، چلو کچھ کھا لیا، رات کو پتہ نہیں چلتا ہے انسان کو، اور اسپیسیفکلی 60+ انسان کو بالکل نہیں پتہ چلتا۔ اگر پتہ چل گیا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے اٹھ کے بوتل کا پورا گلاس پی لینا ہے۔ اب ڈائٹ پورے دن کی جو ضائع کی ہے تو اس سے بہتر تھا ایک ہی دفعہ ہیلدی ڈائٹ پلان۔ جب آپ کی کوئی بھی میڈیکل ہسٹری ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے خود سے ڈائٹ فالو نہیں کرنی۔ آپ کسی بھی ڈائٹیشین کو دکھائیں، آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو دکھائیں۔ اوزیمپک کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اوزیمپک میں بھی یہی ہوا ہے نا کہ لوگوں نے خود سے لگانا شروع کر دیا۔ اور میرے پاس بلکہ پچھلے دنوں ایک کیس آیا ہوا تھا، میں اس چیز کو بڑا کنڈیم کرتی ہوں کہ آپ خود سے نہیں لگا سکتے اوزیمپک۔ عائشہ میں نے لوگوں کو اچھا خاصا ڈفرینس تو دیکھا ہی دیکھا، فیس بڑے عجیب سے لوگوں کے ہو گئے۔ ہمارے ایک انڈین ہیں کرن جوہر، وہ ایک ایگزامپل ہے، ہمارے تو نہیں ہے لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہیں کرن جوہر اوزیمپک فیس کی۔ اینڈ اوزیمپک فیسز بہت زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ لوگ شروع کرتے ہیں اور پھر انہیں یہ نہیں پتا ویئر ٹو سٹاپ، جہاں آپ نے سٹاپ کرنا ہے، جہاں پہ آپ ڈوز مینیج کرنے کا نہیں پتا۔ اور ایک میں ڈاکٹر کو بھی جانتی ہوں، وہ ڈاکٹر تھے ہارٹ کے اسپیشلسٹ، لیکن انہیں لگا کہ وہ اس کو بڑا اچھا مینیج کر لیں گے اور پھر وہ بھی پہنچے ہاسپٹل۔ آپ ڈوز اس کی خود مینیج نہیں کر سکتے، ایکسپرٹ ہی مینیج کرے گا۔ پچھلے دنوں میرے پاس ایک کلائنٹ آ رہی تھی، جاتے جاتے کہتی ہے اچھا نا میں نے اوزیمپک شروع کر دیا، ویسے تو میں نے سنا ہے کہ آپ منع کرتی ہیں کہ خود سے نہ شروع کریں، لیکن میں نے شروع کر دیا، میں نے ٹھیک کیا۔ اب میں غلط کو تو نہیں جسٹیفائی کر سکتی، لوگ ابھی بھی اتنی اویئرنیس آنے کے باوجود آج بھی یہ کرتے ہیں، کہیں سے اوزیمپک خریدا، کہیں سے اوزیمپک مینیج کیا۔ باہر کے ممالک میں بھی یہ ہو رہا ہے، ادھر سے جاتے جاتے اوزیمپک لے گئے، پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے، کسی سے خرید لیا اور اس کے بعد اوزیمپک خود ہی سے لگانا شروع کر دیا۔ نہ ہمیں پتہ ہے ہماری ہسٹری پہ اوزیمپک لگ سکتا ہے، جیسے تھائرائڈ کے پیشنٹ اوزیمپک خود سے نہیں لگا سکتے، شوگر کے پیشنٹ اوزیمپک خود سے نہیں لگا سکتے۔ ہم ہسٹری بھی نہیں دیکھتے، سارا کچھ بھی نہیں، بس شروع کر دیا اوزیمپک، اور اس کے پھر نقصان آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں۔